आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। चैप्टर 4 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मतलब चैप्टर 4 बहुत अच्छा समझ लिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छा समझ लिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ लिए थे। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। अभी तक चैप्टर 4 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 शुरू करते हैं। इसमें खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किस वंश के बारे में पढ़ रहे थे? गुलाम वंश के बारे में। और चलिए तो खिलजी वंश के बारे में पढ़ते थे कि खिलजी वंश की जो शुरुआत होता है शासन का, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन का शुरुआत होता है 1290 से शुरुआत होता है और 1320 तक रहता है। लगभग इनका शासनकाल 30 वर्ष, लगभग इनका शासनकाल जो था वो 30 वर्षों का था। तो चलिए ये शासनकाल कुल कितने वर्षों का था? शासनकाल कुल 30 वर्षों का था। 30 वर्ष शासनकाल कुल 30 वर्षों का था इन लोगों का। और एक और बात समझने का है कि इनके कुल 5 शासक हुए। इस 30 वर्षों में कुल 5 शासक हुए। 30 वर्ष कुल शासक कितने हुए? कुल शासक 5 हुए। इसमें कुल 5 शासक हुए। कुल 5 शासक हुए। अब एक और बात बताइए, इसमें ये 5 शासक क्यों हुए? इससे अधिक शासक क्यों नहीं हुए? ये 30 वर्ष तक शासन क्यों चला है? 30 वर्ष से अधिक क्यों नहीं चला है? तो देखिए क्या बात होता है, किसी भी वंश का नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है उसी वंश का राजा। कोई भी वंश देखिएगा ना, अधिकतर वंश जो नष्ट हुआ है ना, उसी वंश के राजा द्वारा ये ऐसा कुछ किया गया जिसके कारण वो वंश नष्ट हो गया है। कोई भी वंश देखिए कैसे नष्ट होता है, या तो राजा बहुत अत्याचारी हो जाए और जनता पर बहुत सारा अत्याचार करे। राजा ताकतवर तो हो लेकिन वो जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करे, जनता उसकी शासन को उखाड़ कर फेंक देती है। ठीक है। दूसरा कारण ये होता है कि राजा योग्य ना हो, यानी उसके योग्यता उसमें ना हो, तो भी वो क्या होता है कि क्या किया जाता है कि उसी के दरबार में रहने वाले लोग कोई हत्या कर देते हैं और शासक बन जाते हैं, या कोई बाहरी आक्रमण कर देता है और खुद उस राज्य को अपने राज्य के कंट्रोल में कर लेता है। तो देखिए कोई भी वंश आप देखिएगा ना, उस वंश का विनाश होने का सबसे बड़ा कारण उसी वंश के राजा होंगे। उसी वंश के राजा या तो योग्य नहीं होंगे या अत्याचारी हो जाएंगे। दो का कारण होगा जिसके कारण वो वंश विनाश हो जाएगा। तो इस वंश का विनाश होने के कारण इस वंश के राजा योग्य नहीं थे। अधिकतर वंशों का विनाश होने के कारण होते हैं कि उस वंश के राजा योग्य नहीं होते हैं। राजा के बेटा राजा तो बन सकता है लेकिन राजा रह नहीं सकता है अगर उसमें योग्यता ना हो तो। अगर योग्यता ना हो तो राजा बिल्कुल नहीं रह सकता है। क्यों? क्या करेंगे? बाहर वाला कोई आक्रमण कर देगा या दरबार के कोई होगा उसको उसका काम खत्म करके और खुद ही क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। तो यही 30 वर्षों का शासनकाल था। 5 इसमें शासक हुए जिसमें से 2 प्रमुख शासक हुए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक था और एक था अलाउद्दीन खिलजी। 2 शासक जो थे वो महत्वपूर्ण थे, बाकी जो 3 शासक थे वो कोई काम के नहीं थे। और एक बात आपको समझा देते हैं कि 30 वर्षों का शासन काल में 20 वर्ष शासन तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया और 6 वर्ष का शासन काल कौन किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये 2 शासक यानी 26 वर्ष हो गया। और 4 वर्ष के शासन काल में 3 शासक हुए। 4 वर्ष के शासन का वो अंतिम दौर था। 4 वर्ष के शासन काल में 3 शासक हुए, उसके बाद खिलजी वंश खत्म हो गया, समझ लीजिए। तो चलिए इसके संस्थापक बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक यानी स्थापना किसने किया? संस्थापक। इसके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर अच्छा रहेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
ये खिलजी वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने, इससे पहले गुलाम वंश था ना, गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके और ये खुद शासन के मतलब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना किया। जिस समय ये उस दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उस समय इसकी उम्र थी 70 वर्ष। ये कब बैठा था? 1290 में, ध्यान रखिएगा, ईस्वी भी याद रखिएगा, 1290 और रहा कब तक था? 96 तक, 1290 से 96 तक 6 वर्षों का शासन काल था। उम्र था उस समय इसका उम्र था उस समय 70 वर्ष का उम्र था, 70 वर्ष। अब आप कहेंगे 70 वर्ष का उम्र था, उस समय कितने वर्ष का उम्र था? 70 वर्ष का। जब ये शासन के मतलब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा उस समय 70 वर्ष की उम्र था, मतलब काफी बूढ़ा हो चुका था ये जब शुरू में जिस समय ये लड़ाई लड़ रहा था उस समय बहुत ही योग्य सेनापति था, ध्यान रखिएगा, ये योग्य सेनापति था और बहुत ज्यादा ये मंगोलों से भी बहुत ज्यादा लड़ा था, तो मतलब योग्यता में इसकी कमी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन 70 वर्ष, इसको राजा बनते बनते बहुत ज्यादा उम्र हो गई और 70 वर्ष की उम्र में राजा बना, जिसके कारण ये अब युद्ध करने नहीं जाता था। अब जो शासन अपने राजधानी में रहकर और शासन चलाने का मतलब ये शासन चलाता था, और साथ में ही इसका भतीजा एक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसी को लड़ाई पर भेजता था, जहां पर भी लड़ाई करना होता था उसी को भेजता था। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहां पर करवाया? राज्याभिषेक, ध्यान रखिएगा, राज्याभिषेक ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये कहां पर करवाया? किलखोरी के महल में। किलखोरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और राजधानी भी यहीं पर बनाया। राजधानी भी किलखोरी में ही बनवाया। किलखोरी में ही अपना राजधानी क्या किया? ये बनाया। ये किलखोरी में ही अपना राजधानी बनाया और यहीं से शासन चलाने लगा। अब देखिए शासन चलाने में इसका सबसे, अब देखिए उम्र भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये ज्यादा कुछ देखिए, जैसे इससे पहले जो गुलाम वंश था, और गुलाम वंश में सबसे जो खतरनाक शासक कहा जा सकता है जिसको, कौन था? बलबन था। उससे भी पहले जो शासक थे, लेकिन सबसे खतरनाक शासक किसको कहा जाता है? मतलब खतरा, जिससे खतरा हो, मतलब जिसको निरंकुश हो, निरंकुश समझ लीजिए, जो सबसे ज्यादा निरंकुश था, कौन सा शासक था? वो जो बलबन था। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था, लेकिन इसमें वैसा कोई बात नहीं था। सबसे पहले बलबन का रक्त और लौह की नीति को खत्म किया इसने, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रक्त और लौह की नीति क्या था? पहले तो जो गलती करता था, मतलब जो ज्यादा बड़ा गलती करता, सजा के रूप में उसको तो कहानी खत्म कर दिया जाता था, उसके परिवार वालों को बंधक बनाकर और दास बनाया जाता था। तो इसने सबसे पहले क्या किया? रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति को समाप्त किया। रक्त और लौह की नीति को इसने समाप्त किया, पूरी तरह से रक्त और लौह की नीति को इसने समाप्त कर दिया। और ये शासन जनता के अनुसार चलाता था। मतलब शासन कैसे चलाता था? जनता के अनुसार शासन का संचालन। अब इससे ये मत समझ लीजिएगा कि ये मतलब साजा देने में कोई कमी करता था। साजा बहुत खतरनाक होता था, इसका भी साजा बहुत ही खतरनाक था। रक्त और लौह की नीति तो समाप्त कर दिया था, लेकिन साजा इसका भी बहुत खतरनाक था। साथ में ही अब ये शासन चलाने लगा अपने महल से ही, और जहां पर भी लड़ाई करना होता था, कुछ भी करना होता था, अपने भतीजा, इसका भतीजा का नाम था, बाद में वो दामाद बन गया, ध्यान रखिएगा, उसका भतीजा का नाम क्या था? भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी था। इसका भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसी को जहां पर लड़ाई करना होता था, जो भी करना होता था, ये वो इसको ही भेजता था, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को। ये भी इसमें भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर था एक ये तो योग्य था ही, मतलब योग्य सेनापति था। मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई इसके अंदर बहुत ज्यादा थी कि लड़ाई करना है, जीतना है, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर था। तो इसी को भेजता था लड़ाई करने के लिए। लेकिन देखिए ये लड़ाई वो करता था, जीतता बिता, लेकिन इसका ध्यान सबसे था कि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा जाए।
इसके चाचा थे जिसका नाम था फिरोज खिलजी जो था वो 70 वर्ष का हो ही गया था। तो इसको था कि हम इसके जगह पर हटा कर बैठे, बस मौका मिलना चाहिए इसको। मौका नहीं मिलता था, नहीं तो इनका काम खत्म ही कर देता। मौका मिला, काम खत्म ही कर दिया। अभी आगे बताएंगे। अब इसने ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था। और एक और बात था, देखिए इस समय खिलजी वंश के शासन काल के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर परिवर्तन हुआ। सामाजिक तौर पर पहले राजनीतिक तौर पर परिवर्तन समझ लेते हैं क्या हुआ ये खिलजी वंश के समय। राजनीतिक तौर पर परिवर्तन ये हो कि प्रशासनिक इकाई में इनकी वृद्धि हुई। और दक्षिण भारत में गुलाम वंश का शासक जो थे वो नहीं जाते थे दक्षिण भारत में युद्ध करने के लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो दक्षिण भारत में युद्ध करने के लिए गया था। मतलब राजनीतिक तौर पर ये आगे विस्तार कर रहे थे। और ये राजनीतिक तौर की बात करें तो सेना में बहुत सारे परिवर्तन किए, सैनिकों को देखिए। अब इसने क्या किया इस वंश में, खिलजी वंश में भी आगे पढ़ेंगे कि सैनिकों को हुलिया लिखना, सैनिक के हुलिया कैसा है, और घोड़ों के दागने की प्रथा चालू किया इसने। हुलिया और दाग प्रथा, मतलब सैनिक तो पहचाने जाए ना कि ये हमारे सैनिक है। मान लीजिए 10,000, 20,000 या 1 लाख की सेना है, तो कैसे पहचान किया जाए कि ये हमारे सैनिक है या किसी और के सैनिक है। या मान लीजिए जब सैलरी देना होगा तो दोबारा कोई आकर ले सकता है, तो कैसे उसको पहचान में किया जाए कि ये सैनिक है हमारा किसी और का। तो उस सैनिक का हुलिया लिखा जाता था। उसमें फोटोग्राफी था नहीं कि फोटो खींच लिया जाए, तो सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, योग्य घोड़े ये नहीं। अब होता क्या था, जो भी अच्छे घोड़े थे तो क्या किया जाता था, उनको सैनिकों को पास रखा जाता था। और तो सैनिक क्या करते थे, युद्ध जब चालू हुआ ना तो अच्छे घोड़े न रख ले जाकर कोई खराब घोड़ा लेकर चले गए युद्ध में, तो इनको पता भी नहीं चलता था कौन अच्छा घोड़ा है कौन खराब घोड़ा है। तो अच्छे घोड़ों को दागने की प्रथा इसने चालू किया। मतलब और एक बात, और अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदों पर अब आम लोग पहुंचने लगे थे। आम लोग का मतलब जिसमें योग्यता थी। इससे पहले जो गुलाम वंश में था उसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि आपको योग्यता के बल पर पद दिया जाता था। अगर आप योग्य हैं तो आपको ऊंचा पद दिया जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने गरीब हैं अमीर है, इससे इसको कोई मतलब नहीं था। ये था। और सैनिकों में भी योग्यता के बल पर आपको सैनिक भर्ती कराई जाती थी, और साथ में वेतन भी योग्यता के बल पर ही दिया जाता था। तो राजनीतिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए, समाज में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। सामाजिक तौर पर भी वो लोग जो आम लोग थे वो भी अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने लगे। और आर्थिक स्थिति में इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली में कि महंगाई ज्यादा वृद्धि ना हो और सैनिकों कम पैसे में भी लोगों का खर्च चल सके, तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का अभियान देवगिरी था। दक्षिण का अभियान क्या था, देवगिरी में इसने सबसे पहला दक्षिणी अभियान अलाउद्दीन खिलजी जो था वो देवगिरी में किया, और देवगिरी को सफलतापूर्वक जीत भी लिया। उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था। अब समझते हैं देवगिरी से जो धन लूटा हुआ वो वापस लेकर आया। और इसको बस ध्यान ये था ना अलाउद्दीन खिलजी को, इनका फाइल कैसे भी निपटाया जाए। तो क्या हुआ, अपने चाचा से मिलने के लिए कहा। इसके चाचा कौन थे, यही थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसने कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं तो कड़ा मानिकपुर में, ध्यान रखिएगा कहाँ, कड़ा मानिकपुर यहाँ पर मिलने का जगह निश्चित हुआ कि यहाँ पर मिलना है। कड़ा मानिकपुर में क्या हुआ, ये दोनों मिले, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने गले मिलते समय अपने चाचा का चाकू मारकर हत्या कर दिया। जब चाचा चाकू मारकर हत्या कर दिया, शासन पूरी तरह से खाली हो गया। तब कौन शासक बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। सबके मन में डर हो गया ना कि जब ये चाचा को नहीं छोड़ सकते किसी और को छोड़ेगा। अब समझिए, आप कहेंगे कि इसने अपने चाचा को मार दिया तो फिर इसी को राजा क्यों बनाया गया, कोई बनाया नहीं, यही बन गया। अब समझिए कि लोगों के मन में इतना भय हो गया कि अपने चाचा को नहीं छोड़ रहा है किसी और को छोड़ेगा। शासक बनने के लिए अपने चाचा को नहीं छोड़ रहा है, तो समझिए कितना मतलब शासन के प्रति इसको कितना लगाव था, मतलब कितना इसको लोभ था कि अपने चाचा को जब खत्म कर दिया तो किसी और को भी खत्म करने से पीछे हटेगा नहीं। तो चाचा की हत्या करने के बाद कहाँ पर, कड़ा मानिकपुर में चाचा की हत्या कर दिया। और उसके बाद खुद ये क्या हुआ, शासक बना। और खुद शासक बनने का बहुत सारे कार्य किए इसने, बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए और भी बहुत सारा कार्य किया। तो चलिए हम लोग इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। तो हमें लगता है इतना बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इसमें। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।